राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या है राष्ट्र निर्माण की चुनौती और राष्ट्र निर्माण क्या है, और उससे भी पहले राष्ट्र क्या है। तो लगभग लगभग 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, और जिस समय स्वतंत्रता प्राप्त हुआ भारत के समक्ष कई सारी समस्याएं थी, कई सारी प्रॉब्लम्स थे। तो चलिए चलते हैं, पता करते हैं कौन कौन सी समस्याएं थी। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आलम सर, और हम चलते हैं इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर के बारे में जानने के लिए, जो कि रिलेटेड है कक्षा 12वीं से। तो सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र जो है, राष्ट्र के विषय में क्या कुछ आता है ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्र शब्द कहाँ से आया है, कैसे आया है, किस तरीके से बना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्र शब्द जो है, राष्ट्र शब्द लैटिन भाषा के शब्द नेशन से बना है। कहाँ से बना है? नेशन से बना है। इस शब्द की उत्पत्ति नेसिया से हुई है, जिसका अर्थ है पैदा होना, जन्म लेना। तो जिस प्रकार से एक इंसान जन्म लेता है और फिर वो महामानव बनता है, उसी प्रकार से भारत जब 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात जब आजाद हुआ तो भारत का भी जन्म हुआ। और जब चूंकि ये राष्ट्र बनने वाला था, तो ठीक उसी प्रकार से भारत को, एक साधारण से भारत को महान भारत बनने में, महान राष्ट्र बनने में भी एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, कई सारी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चुनौतियां थी जिससे भारत गुजरा है। तो सबसे पहले भारत के समक्ष एकता और अखंडता की चुनौती थी। मैं आपको बता दूं, भारत के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के महान नेता थे, चाहे वो पंडित नेहरू रहे हो, चाहे BR अम्बेडकर रहे हो, जितने भी नेता जो गुलामी से लड़ाई लड़े हैं, उन सबके बीच में कुछ बातें समान थी। वो बातें ये थी कि जब हमारा भारत देश आजाद होगा, जब हम उसे राष्ट्र बनाएंगे, तो एक वो सपनों का भारत होगा जहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। वो एक अद्वितीय भारत बनाना चाहते थे। तो चूंकि उन्होंने देखा था कि गुलाम भारत में किस किस प्रकार की समस्याएं थी, वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की समस्याएं रहे, इसीलिए उन्होंने सर्वसम्मति तरीके से कुछ सामान्य विचारधारा था, जैसे लोकतंत्र स्थापित करना, जैसे समानता लाना, बंधुत्व लाना, सभी वर्गों का विकास करना, देश की बड़ी तीव्रता से विकास करना, तो ये सभी की विचारधारा थी। और ये करना ही राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में से सम्मिलित है। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहली जो समस्या थी वो थी एकता और अखंडता। भारत एक बहुत बड़ा विविध देश है, अपने आप में एक महाद्वीप है, इतनी सारी जनसंख्या, भाषा, संस्कृति, पता नहीं खान पान और क्या क्या। तो इस चीज को, इस विविधता को बरकरार रखने की जरूरत है, इसको एकता के सिरे में पिरो कर रखने की जरूरत है। और चूंकि भारत अखंड रहे, आपको पता ही है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमें स्वतंत्रता तो मिला, लेकिन भारत अखंड नहीं रहा, बल्कि इसके खंड हो गए। तो अब जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो कोशिश ये थी कि विविधता और डाइवर्सिटी को लेके चला जाए, यूनिटी रखा जाए और अखंडता बरकरार रखा जाए। ये सबसे बड़े चैलेंजेस थे। स्वतंत्र होना बड़ी बात नहीं है, स्वतंत्र होने के पश्चात खंडित हो जाना कोई मायने नहीं रखता किसी देश के लिए। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी जो भारत उसमें फेस कर रहा था। दूसरा जो हमारे समक्ष राष्ट्र निर्माण में चुनौती थी वो है लोकतंत्र की स्थापना। स्वतंत्र हो गए, लोकतंत्र है ही नहीं। हमारे यहाँ युगों युगों से ही लोकतंत्र की भावना रही है, चाहे वो कोई भी युग रहा हो, लोकतंत्र को की कीमत रही है, लोकतंत्र को समझा गया है, चाहे वो भले ही पंचायती राज्य व्यवस्था ही क्यों न रहा हो। तो लोकतंत्र की स्थापना करना, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाना, संसदीय शासन व्यवस्था अपनाना, ना कि अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक के विषय में हमें उतना ज्ञान नहीं था, ना ही हमारे संविधान निर्मात्री को ज्ञान था। चूंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था तो ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन कर रहा था, तो वहां पे भी संसदीय शासन व्यवस्था था। और 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट जो कि अपने आप में संसदीय शासन था, तो हमें भी संसदीय शासन की ही व्यवस्था थी। दुनिया में दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, संसदीय शासन और एक राष्ट्रपति वाला, जिसको हम अध्यक्षात्मक कहते हैं। तो भारत ने अध्यक्षात्मक ना अपना करके संसदीय अपनाया। दूसरा जो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में से ही प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र, लोकतंत्र बनाना लेकिन सभी का उसमें प्रतिनिधि हो, सभी का उसमें हिस्सेदारी हो, सभी का उसमें दावेदारी हो, सभी को मतदान करने का अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, एक ऐसा सुंदर सा लोकतंत्र बनाना। और मौलिक अधिकार, जी हाँ, बिना मौलिक अधिकारों के कहाँ किसका विकास हुआ है। मौलिक अधिकारों के विषय में हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों के विषय में हम कहते हैं मौलिक अधिकार एक आवश्यक तत्व है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। इट इज कंपल्सरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द पीपल। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास करने में बहुत ज्यादा
लाभदायक है, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। तो मौलिक अधिकारों के बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं विकसित हो सकता है। और समानता, इक्वलिटी, हमें पता है लंबे समय से भारत में असमानता रही है। बी आर अम्बेडकर इसके बारे में बहुत सारी चीजें किए भी है और लिखे भी हैं, और अस्पृश्यता को प्रतिबंधित भी किया है। हमारे यहाँ शुरू से वर्ण व्यवस्था जैसी चीजें रही हैं जिससे लोग असमान रहे। तो जो हमारे संविधान निर्मात्री थे, जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली में जो संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने ये कोशिश की कि सभी के बीच में समानता बरकरार रहे। तीसरी चुनौती है राष्ट्र निर्माण में समानता पर आधारित विकास। जी हाँ, सिर्फ विकास ही नहीं, समानता पर आधारित विकास हो। ऐसा नहीं कि भारत विकसित हो जाए लेकिन जो इसका राष्ट्रीय आय है ये बहुत ज्यादा, इसका जो वितरण है बहुत कम या अधिक हो। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि राष्ट्रीय आय का वितरण या प्रति व्यक्ति आय लगभग ठीक ठाक हो, जिससे विकास का फायदा प्रत्येक लोगों को पहुंचाओ। तो हाँ, समानता पर आधारित विकास यानी कि सभी लोगों का कल्याण, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, नस्ल, वेशभूषा, मजहब का व्यक्ति हो, संपूर्ण कल्याण। ठीक है, सभी के साथ समानता। ठीक है, सभी के साथ समानता भरा व्यवहार हो, किसी के साथ असमानता का रवैया ना अपना जाए। खास करके वंचित वर्ग, जिनको लंबे समय से चीजों से और अन्य प्रकार की सेवाओं से वंचित कर दिया गया है, लंबे समय से जो डिप्राइव्ड रहे हैं, उनको भी साथ लेकर के चलना और उनको भी इसका लाभ पहुंचाना। जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा करना, तभी तो एक भारत अद्वितीय भारत बनेगा, तभी तो भारत एक विश्व गुरु भारत बनेगा। अगला टॉपिक है हमारा भारत का विभाजन। किस तरीके से भारत का विभाजन हुआ, कैसे विस्थापन हुआ और विस्थापन की वजह से किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं थी जिसका लोगों ने सामना किया है, इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं भारत का विभाजन कैसे हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ। तो भारत का विभाजन जो था पूरी तरीके से केवल और केवल धर्म पे आधारित था। इसका और कोई बैकग्राउंड नहीं था और कोई रीजन नहीं था, केवल और केवल धर्म पे आधारित था भारत का विभाजन। ठीक है, और इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं, जैसे आप देख सकते हो शरणार्थियों की समस्या और भी कई प्रकार की समस्याएं, यानी कि जो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान बटा, तो इस वजह से कई सारे अल्पसंख्यक लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर हो गए, और उसी प्रकार से कई सारे जो वहां से अल्पसंख्यक थे भारत आने के लिए मजबूर हो गए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और ये जो पूरी की पूरी जनसंख्या थी जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करना पड़ा है, तो ये जो आधारित था, ये दो ऐसे इलाके थे जहां पाकिस्तान बनना था। तो जानते हैं वो कौन कौन से इलाके थे। एक तो था पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आज आप देखते हो करंट पाकिस्तान जो है, वो अभी फिलहाल में जो पाकिस्तान है करंट पाकिस्तान, वो पश्चिमी है ना। वो आपका आएगा लाहौर के क्षेत्र की तरफ, और पंजाब लाहौर वाले क्षेत्र, जहां के लाहौर के कई सारे जिले जो है पाकिस्तान में मिलाए गए, और उन जिलों में आप देखोगे मुस्लिम बाहुल आबादी था। तो फैसला ये हुआ कि उन मुस्लिम बाहुल इलाकों को, उन जिलों को निकाल करके पाकिस्तान बनाया जाए। तो दरअसल आप भारत के नक्शे को देखते हैं तो वैसे तो पूरे भारत में मुस्लिम्स हैं, लेकिन जो बाहुल इलाका जिसको हम मानते हैं कि किन इलाकों में मुस्लिम बाहुल इलाका क्षेत्र है, तो वो पंजाब, मुल्तान, सिंध वाला ये जो क्षेत्र था, ये मुस्लिम बाहुल इलाका था। तो बात ये आई कि भारत के इस तरफ पश्चिम दिशा में पश्चिमी पाकिस्तान बना दो, और भारत की पूर्व दिशा में, जो कि अभी आप देखते हो बांग्लादेश है, ठीक है, अभी आप देखते हो पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब करंटली बांग्लादेश है, करंटली बांग्लादेश 1971 में बना है, लेकिन उससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान ही था। तो आपने देखा है कि पूर्व दिशा में जो अभी हमारे पास वैसे वेस्ट बंगाल है, लेकिन ईस्ट बंगाल जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं यानी कि बांग्लादेश, उस तरफ जो है मुस्लिम आबादी बाहुल इलाका क्षेत्र था। तो पूर्वी बंगाल के कुछ क्षेत्रों को निकाल करके पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया है, जिन लोगों जहां पे मुस्लिम आबादी थी। तो इस तरीके से एक तरफ जो है पश्चिमी पाकिस्तान बनता है और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान बनाया जाता है। ये जो प्लान था पाकिस्तान के बंटवारे का। आफ्टर ऑल
अब ये दो क्षेत्रों में क्यों बना, तो आप ऑब्वियसली जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि कोई ऐसा और तरीका नहीं था, कोई और ऑल्टरनेट नहीं था कि पूरे के पूरे वहां से जो है जमीन को उठा करके इस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस तरीके से तय हुआ कि भारत के दो दिशाओं में, एक दिशा पश्चिम की ओर पश्चिमी पाकिस्तान एंड पूरब की ओर पूर्वी पाकिस्तान, तो इस तरीके से दो पाकिस्तान बनाए गए। लेकिन 1971 में आपने देखा ही है, इंदिरा गांधी की अगुवाई में, ये इंदिरा गांधी की अगुवाई में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया है। वो भी हम कभी चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो विस्थापन। जब देश का बंटवारा हो ही गया है तो कहीं ना कहीं विस्थापन भी होगा, और विस्थापन की वजह से किन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है ये हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी अल्पसंख्यकों की असमंजसता। बहुत सारे ऐसे अल्पसंख्यक थे दोनों देशों में जो बहुत असमंजस थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि ये क्या हो गया। अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है, लेकिन यहाँ तो भाई देश ही खिसक गया पूरा का पूरा। तो कंफ्यूज तो होंगे ना, क्योंकि कई वर्षों की मेहनत से उन्होंने अपना घर, परिवार, संपत्ति, जमीन जायदाद बनाया था, और अचानक से उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब वो करे तो करे क्या। तो इस प्रकार की असमंजसता थी, इस प्रकार का कंफ्यूजन था, और डर और भय का माहौल भी था। बड़े पैमाने पे जान और माल का नुकसान हुआ। जी हाँ, एक ऐसा सिचुएशन बन गया था जहां पे बंटवारे से पहले, विभाजन से पहले ही दंगे भड़क गए थे। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे मालों का नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की चीजें छीन ली गई, संपत्तियां हड़प ली गई, धन छीन लिया गया, और भी इस प्रकार की समस्याओं को देखने को मिलता जो कि उस समय आम था। एक जो सबसे बड़ी समस्या थी उसमें जबरन विवाह करना। जी हाँ, दोनों ही क्षेत्रों में अल्पसंख्यक महिलाओं को जबरन तरीके से पकड़ करके मनमर्जी तरीके से विवाह कराया गया, जो कि कई देश की स्वतंत्रता के बाद भी कई वर्षों तक उनको लाने का प्रयत्न किया गया दोनों दिशाओं से। तो ये अगवा की भी समस्या आप उसी में जोड़ लीजिए। आगजनी, हाँ, घरों में आग लगाना, लूटपाट करना, दुकानों को लूट लेना वगैरह, इस प्रकार की समस्याएं थी। तो लूटपाट, आगजनी की समस्या उसमें बहुत कॉमन थी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, विभाजन की समस्या। तो विभाजन किस प्रकार से हुआ था, तो कोई एक सटीक प्लान नहीं था, कोई एक अच्छा तरीका हो, ब्लूप्रिंट हो कि हाँ इस तरीके से बंटवारा होगा। जिन क्षेत्रों के बारे में प्लान बनाया गया था, योजना बनाया गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के अलावा जो देश के अंदर, भारत के अंदर अन्य अल्पसंख्यक थे, उनका कोई ब्लूप्रिंट था ही नहीं, कोई आइडिया था ही नहीं। या पाकिस्तान के उन क्षेत्रों में जहां सिख रह रहे थे या हिंदू लोग रह रहे थे, उनके बारे में भी ये नहीं कहा गया था कि उन्हें कैसे लाएंगे या उन्हें कैसे शिफ्ट करेंगे, या क्या वे अल्पसंख्यक भी आएंगे या नहीं। तो इस प्रकार से कोई अच्छी योजना नहीं थी, और अच्छी योजना ना होने की वजह से ही अल्पसंख्यक जो थे बहुत ज्यादा असमंजसता में थे। तो कोई सटीक योजना का ना होना, ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इस पूरे डिवीजन में कोई सटीक योजना नहीं था। इस वजह से जो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में अल्पसंख्यक थे वो तो आसानी से चले गए और आ गए, लेकिन जो भारत के मध्य में या पाकिस्तान के मध्य में जो थे, उनके बारे में कुछ बताया नहीं गया था क्या उनका होगा, क्या वो भी कहीं ना कहीं उन अल्पसंख्यकों का भी कहीं ना कहीं वो भी आएंगे जाएंगे, या उनको भी शिफ्ट करना है, इस प्रकार से कुछ भी नहीं कहा गया था। उनको भी विस्थापित होना पड़ेगा या नहीं। विभाजन से बाहरी पैमाने पे पूर्वकालिक दंगे हुए। अभी विभाजन हुआ भी नहीं, पहले से ही दंगे भड़क गए। ऐसे क्षेत्र जहां पे जैसे अभी मैं कहूं बंगाल या पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे पूर्वकालिक दंगे हो गए, और जहां बहुत सारे अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, और उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे वो वहां से किसी तरीके से बच बचा करके निकल गए। संपत्ति और साधनों का बंटवारा। जी हाँ, देश का ही बंटवारा नहीं हुआ था, इसमें केवल भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ था। भारत की भूमि के साथ साथ जो भारत के पास मौजूदा संपत्ति था, जो संसाधन थे, उनको भी बंटवारा हुआ था। जैसे चाहे वो रेलवे रहा हो, चाहे वो डाक रहा हो, या तार रहा हो, या अन्य प्रकार की सेवाएं, या जो भी संसाधन रहा हो, उन सबको भी एक आ गया कि कैसे इन दो देशों के बीच में बांटा जाएगा। अब एक जो मेन जो टॉपिक है शरणार्थियों की समस्या। देश बटा है तो शरणार्थियों की समस्या तो होगी। तो बहुत सारे शरणार्थी जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, ऐसे में उन शरणार्थियों को क्या करना है। उन शरणार्थियों को बहुत सारी समस्याएं थी, घर यानी कि आवास, कपड़ा, रोटी, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। अब अचानक से जो शरणार्थी सारा कुछ छोड़ करके दूसरे देश में आ रहे हैं, उनके पास तो यहाँ है नहीं कुछ। तो भारत सरकार ने एक योजना बनाया कि भैया पुनर्वास मंत्रालय बनाओ, रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री बनाओ, और ऐसे लोग जो बेघर है, बेसहारा है, या जो शरणार्थी है,
उनको कोशिश करो आवास उपलब्ध कराने की, शिक्षा स्वस्थ उपलब्ध कराने की, और उन्हें बेसिक चीजें कम से कम, जैसे कि नौकरी हो गई या अन्य प्रकार की चीजें हो गई, जैसे उसका जीवन जो है कहीं ना कहीं वापस ट्रैक पे आ जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो विभाजन की समस्या थी, इसको किस तरीके से और कितना इसका व्यापक स्तर रहा है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं और इसका क्या परिणाम रहा है। अगला हमारा टॉपिक है वो है रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि बहुत सारे रजवाड़े ऐसे थे जो भारत में सम्मिलित ही नहीं होना चाहते थे। चलिए क्यों नहीं सम्मिलित होना चाहते थे ये जानते हैं, और किस प्रकार की समस्याएं थी ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात, रजवाड़ों को विलय करने में बहुत बड़ी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अधिकांश रजवाड़े भारत में मिलना ही नहीं चाहते थे। क्यों नहीं मिलना चाहते थे, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सिचुएशन क्या थे। तो हम सबको पता है भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ऑलरेडी देश का विभाजन हो चुका था। तो कहीं ना कहीं देश का विभाजन लोगों की मानसिकता में कहीं ना कहीं अभी भी विभाजन का प्रकोप बनाए रखा था। तो ऐसे में एकता और अखंडता को बनाए रखने की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रजवाड़े भी भारत में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे थे। क्यों नहीं सम्मिलित होना चाह रहे थे, क्या समस्याएं थी, इसे हम देखते हैं। तो दरअसल जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक वो क्षेत्र था जिसे हम ब्रिटिश भारत कहते हैं। ब्रिटिश भारत वो क्षेत्र था जिसपे कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्राप्ति तक ब्रिटिश ने प्रत्यक्ष तरीके से शासन किया था, और स्वतंत्र होने के पश्चात इन क्षेत्रों को भारत में सम्मिलित होना था, नो डाउट। अब हम बात करते हैं देसी रियासत। देसी रियासत वो क्षेत्र थे जहां पर जमींदारों ने, तालुकदारों ने, राजपूतों ने या अन्य प्रकार के नवाबों ने शासन किया था। ये वो देसी रियासत थे जिनका शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में नहीं था। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम देखते हैं कि क्या समस्याएं थी। तो रियासतों को 3 विकल्प ब्रिटिश सरकार ने दिया था। क्या थे वो विकल्प, हम जानेंगे। या तो वो भारत में सम्मिलित हो जाए, अपना विलय कर ले, अथवा वह पाकिस्तान में विलय कर ले, अथवा वह स्वतंत्र रहे। तो इस प्रकार से ये जो 3 विकल्प थे ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहा था। किस प्रकार की समस्या, क्योंकि अधिकांश रजवाड़े स्वतंत्र रहना चाह रहे थे, मिलना ही नहीं चाह रहे थे, सम्मिलित ही नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी रियासत खड़ी की है, हम क्यों भारत में या पाकिस्तान में सम्मिलित हो, क्यों ना हम अपने रजवाड़े को स्वतंत्र रखकर एक देश बनाए, एक देश कायम करें और वहां का शासनाध्यक्ष हम बने, या इस प्रकार की उनकी विचारधारा थी। लेकिन चूंकि इससे भारत बहुत ज्यादा खंडित हो जाता, ऐसे में इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया गया था ये हम देखेंगे। तो विलय में सबसे अहम भूमिका सरदार पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इसीलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उस समय के वो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे और सरदार पटेल गृह मंत्री थे। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री को यह कार्य सौंपा गया, और देसी रियासतों को विलय करने में पंडित नेहरू की बहुत ऐतिहासिक भूमिका है, इसीलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वे सभी रजवाड़े जो नहीं मिलना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं उन सबको मिलाने का जो कठिन कार्य था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही सफल हुआ है। सरकार का क्या दृष्टिकोण था रजवाड़ों के प्रति? तो सरकार का सीधा सीधा दृष्टिकोण ये था कि जो रजवाड़े थे वहां की जनता अपना विलय भारत में चाहती थी। हालांकि जो रजवाड़े के संचालक थे या जो केयर टेकर थे वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहे, परंतु जो वहां की जनता थी वो कहीं ना कहीं भारत में सम्मिलित होना चाहती थी। तो भारत सरकार का एक दृष्टिकोण ये था कि जनता क्या चाहती है, जनता कहाँ जाना चाहती है। तो अधिकांश जो रजवाड़े थे वो कहीं ना कहीं भारत में, वहां की जनता भारत में आना चाहती थी, इसलिए भारत सरकार भी यही रुख अपनाना चाहती थी कि कहीं ना कहीं हम इन रजवाड़ों को अपनी देश में सम्मिलित करें। नाउ द सेकेंड इज, सरकार कुछ रियायत भी, छूट भी देने के लिए तैयार थी। वो रजवाड़े जिन्हें ऐसा डर था कि अगर हम भारत में विलय हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो इसीलिए सरकार ने कहा नहीं, आप सम्मिलित होइए, आप अपना विलय कीजिए, हम आपको प्री पर्स, जिसे आगे चल करके आप पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया था इस कानून को। प्री पर्स एक पेंशन जैसा था, जिसे सरकार ने छूट के तौर पे या रियायत के तौर पे वहां के जो भी शासनाध्यक्ष थे, चाहे वो निजाम रहे हो या चाहे वो वहां के अन्य प्रकार के शासक, जमींदार, नवाब या तालुकदार या किसी अन्य प्रकार के लोग रहे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप विलय कीजिए और आप अपने सोर्स ऑफ इनकम की चिंता मत कीजिए, हम आपको पेंशन देंगे या इस तरीके से रियायत या छूट देंगे। इतना ही नहीं,
सरकार का दृष्टिकोण ये भी था, क्योंकि अभी अभी जस्ट विभाजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो कहीं ना कहीं यह भय था कि कहीं ना कहीं ये जो देसी रियासत है फिर से ये इन बातों की मांग को कहीं जोर ना पकड़ ले, विभाजनवादी प्रक्रिया को। तो अपने आप में एक खींचातानी चल रही थी, सरकार उससे भी जल्दी से जल्दी निपटना चाह रहा था। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वो क्षेत्रों का सीमांकन था। किन क्षेत्रों को किस तरीके से सीमांकित किया जाए, किस तरीके से राज्य बनाया जाए, किस प्रकार से क्या किया जाए, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने की, यानी कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रियासत मिलना नहीं चाह रही थी, सम्मिलित नहीं होना चाह रही। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं थी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये एक संधि था जिसके द्वारा उन राज्यों को सम्मिलित किया गया, उन राज्यों से समझौता किया गया जो भारत में सम्मिलित हो रहे थे। अब हम देखेंगे उन राज्यों के विषय में जिन्हें भारत में सम्मिलित करना बहुत ज्यादा कठिन था, जिसे हम संघर्षपूर्ण विलय मानते हैं। तो संघर्षपूर्ण विलय किन राज्यों का रहा है? तो संघर्षपूर्ण विलय जो है हैदराबाद का, आप देख सकते हैं हैदराबाद का विलय बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण रहा है। हैदराबाद के शासक को हम निजाम के नाम से जानते हैं, निजामुल मुल्क, जो कि एक बहुत धनी जो है अपने आप में व्यक्ति था और पूरे हैदराबाद में जो है उसका पूरा का पूरा वर्चस्व स्थापित था। तो हैदराबाद के निजाम और भारत सरकार में 1947 में एक संधि होता है जिसमें हैदराबाद का निजाम कहता है मुझे 1 साल की मोहलत दीजिए और तब तक के लिए सिचुएशन को यथास्थिति, यानी कि यथास्थिति बनाए रखिए और हमें एक वर्ष का मोहलत दीजिए, हम सोचेंगे। भारत सरकार सहमत हो जाती है और 1 वर्ष का मौका देती है। लेकिन उसी बीच हैदराबाद में दंगे भड़क जाते हैं। वहां के जो लोकल किसान होते हैं, जो मजदूर श्रमिक होते हैं, वे लोग कहीं ना कहीं भारत में सम्मिलित होना चाह रहे होते हैं। ऐसे में निजाम उनकी मांग को कुचलने के लिए अपने सेना को भेजती है जिसका नाम रजाकर है। तो रजाकरों को भेज करके जनता के ऊपर अत्याचार करना शुरू करती है। इस सिचुएशन में वहां जो किसान श्रमिक दल के कांग्रेस थे वो और भी कई ऐसे दल थे, कम्युनिस्ट दल था, जिसकी अगुवाई में वहां की जनता निजाम का विरोध करना शुरू करती है। फाइनली 1948 में आप देखेंगे सरदार पटेल वहां पे सैन्य कार्रवाई करते हैं और हैदराबाद का विलय भारत में कर लिया जाता है। दूसरा राज्य जिसका संघर्षपूर्ण विलय हुआ है वो है मणिपुर। मणिपुर में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो शासक था वो था महाराजा बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह, हालांकि मणिपुर का एक लंबा इतिहास रहा है, बहुत सारे वहां पे राजा आते जाते रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो वहां के राजा थे वो बोधचंद्र सिंह ही थे। ठीक है, तो इसका मणिपुर का विलय जो है समझौता के तहत हुआ है और कहीं ना कहीं जनता के दबाव में वहां पे निर्वाचन करवाया गया, वहां पे चुनाव करवाया गया। मणिपुर पहला देश का ऐसा जगह है जहां पे पहला चुनाव हुआ है, संवैधानिक तरीके से पहला चुनाव हुआ है। और इस तरीके से आप देखेंगे मणिपुर को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और संवैधानिक राजतंत्र बना। इस तरीके से मणिपुर को भारत के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, लेकिन ये प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा मुश्किल थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य का पुनर्गठन और राज्यों का पुनर्गठन आयोग, यानी कि किस प्रकार से जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद राज्यों को किस तरीके से पुनर्गठन किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और चूंकि आप देखेंगे जब देश स्वतंत्र नहीं था तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से, औपनिवेशिक सरकार ने अपने हिसाब से प्रांतों का गठन कर रखा था। जिस हिसाब से उन्हें सहूलियत थी, जिस हिसाब से उन्हें आसान लग रहा था, जिस भी प्रकार से उन्हें काम आसान लग रहा था, उन्हें क्या लेना देना था। ना तो कोई भाषा के आधार पे राज्य बनाना था, ना संस्कृति के आधार पे, बस उन्हें टेम्पररी शासन करना था, वो भी केवल और केवल ड्रेन थ्योरी के लिए। कौन से? दोहन सिद्धांत के लिए। दादा भाई नौरोजी बताते ना कि केवल जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत के धन को निष्कासित करने में लगे हुए थे, तो उन्हें कोई मतलब नहीं था राज्यों को सही से पुनर्गठित करने का, या कल्चरली तरीके से, या हम कह लें लिंग्विस्टिक तरीके से। तो उन्हें जैसा आसान लग रहा था उस तरीके से वो राज्यों को एक दूसरे में या कई प्रांतों को मिला करके शासन कर रहे थे। लेकिन चूंकि अब हालात बदल चुके थे, भारत स्वतंत्र हो चुका था और चूंकि देश की आंदोलन के समय से ही लोगों के मन में ये था कि जब हम स्वतंत्र होंगे तो किसी न किसी प्रकार से हमारे ऊपर किसी प्रकार की बाधाएं नहीं होंगी, हम अपने स्वतंत्र तरीके से कार्य करेंगे, हम अपनी संस्कृति को मानेंगे और हम अपनी भाषा के आधार पर कार्य करेंगे। तो अब चूंकि भारत स्वतंत्र था तो स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत राज्यों को पुनर्गठित करने की मांग आने लग गई और ये पुनर्गठन करने की मांग भाषा के आधार पर आने लगी। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन
अच्छा, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन कोई नई बात नहीं थी, ये पहले भी देश की स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी ये बात उठ चुका था। आप देखेंगे नागपुर अधिवेशन, जब हमारा देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, नागपुर अधिवेशन 1920 में ही राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने की मांग उठाई गई थी। तो इससे हम ये क्लू ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाषा के आधार पे राज्यों को पुनर्गठित करके उसका संचालन करना बहुत ज्यादा आसान होता है, बजाय कि बहुत सारी भाषाओं को के लोगों को एक साथ सम्मिलित करके उस पर शासन करना। तो फिर उससे एक ये फीलिंग होती है जो कम भाषाई लोग हैं, जिनकी जिस समुदाय की या जिस भाषा वाले लोगों की संख्या उस राज्य में कम है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील करने लग जाते हैं, हसियाई फील करने लग जाते हैं। क्योंकि अगर राज्य कोई भी कार्य मेजोरिटी के लिए करता है तो माइनॉरिटी को बुरा लगता है, और अगर माइनॉरिटी के लिए कोई काम करता है तो मेजोरिटी को बुरा लगता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए राज्यों को पुनर्गठित करने की बात आई। उसके बाद हम देखेंगे देश में ऐसा पहला कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना और क्या किस तरीके से उसका निर्माण हुआ। तो मद्रास आप देखेंगे, मद्रास में शुरू में एक बहुत बड़ा स्टेट था जिसमें कई सारे साउथ इंडियन राज्यों को मिला करके एक ही राज्य में बनाया गया था, लेकिन वहां पे भाषा अलग अलग था। तो इसको लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या थी। देखते हैं तो मद्रास के तेलुगु भाषी लोग जो थे, हालांकि मद्रास में कई सारी भाषाएं थी, जैसे कि मैंने बताया कि मद्रास अपने आप में बहुत सारे प्रांतों को सम्मिलित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो मद्रास के तेलुगु भाषी लोगों के द्वारा आंध्र प्रदेश की मांग की गई कि भाई हमें जो है अलग से एक राज्य का दर्जा दे दो, हमें हमारा एक अलग राज्य बना दो, तो हमारी भाषा के आधार पे, ठीक है। पहले कन्नड़ बोलने वाले भी और इस प्रकार के भी लोग, कई सारे लोग थे इसमें, तो उनको अलग करने की बात आई। ये आंदोलन जो है कांग्रेस के नेता 56 दिनों तक करते रहे, जिनका नाम पोट्टी श्री रामुलु था, और ये 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे और इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो जाती है। अंततः सरकार के ऊपर एक दबाव पड़ता है और सरकार जो है आप देखेंगे 1952 में राज्य का दर्जा देने के लिए विवश हो जाते हैं कि हाँ चलो हम आंध्र प्रदेश को बनाएंगे। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया है। अब चूंकि एक चिंगारी का काम किया अपने आप में ये, जैसे ही आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की बात को सरकार ने मान लिया, वैसे ही देश में पैरेलली समानांतर तरीके से और भी कई जगहों पे ये बात आने लगी कि हमें भी सरकार जो है भाषा के आधार पर राज्य बना के दे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाया जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1953 में बना। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी एसआरसी के लिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के लिए बनाया और उन्हें कहा कि भैया किस तरीके से हम स्टेट को ऑर्गेनाइज करें, किस तरीके से राज्यों के समस्याओं को दूर करें, इस पे आप हमें सुझाव दीजिए, सिफारिशें दीजिए। तो हम देखते हैं सिफारिशें क्या थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने कहा कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था चला रहा है राज्यों का, भाग ए बी सी, उसको समाप्त कर दो, उसको समाप्त करके साधारण सा तरीका बनाओ। और वो साधारण सा तरीका ये था, आप देखेंगे 3 यूटी को छोड़ दें अगर हम, कौन कौन से वो यूटी, अंडमान निकोबार, दिल्ली और मणिपुर, इन 3 यूटीज को छोड़ के बाकी के यूनियन टेरिटरीज मतलब संघ शासित क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र, तो वो केंद्र शासित क्षेत्र अगर हम तीनों को छोड़ दें तो बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को किसके साथ मिला देना है, पास वाले नजदीकी राज्यों से मिला करके उसे राज्य का दर्जा दे दिया जाए। पहला तो ये समाधान है। दूसरा क्या है, जितने भी राज्यों की सीमा का निर्धारण बोली जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे क्षेत्र पहले बंगाल के बिहार में थे, कुछ बिहारी क्षेत्र जो थे बंगाल में थे, इस तरीके से उनको ना भाषा के आधार पर रिऑर्गेनाइज किया गया और ये पहचान किया गया कि कितने क्षेत्र में किस प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग रह रहे, उसको सीमांकित करके, उसको रेखांकित करके एक राज्य का निर्माण किया जाए, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई भी सेक्शन जो है वो मार्जिनलाइज्ड फील ना करे। तो इस तरीके से फजल अली की अध्यक्षता वाली जो कमेटी थी 1955 में उन्होंने जो है अपना सिफारिश संसद के सामने सौंप दिया और संसद जो है 1956 में आयोग की सिफारिशों को मानते हुए कानून पारित करता है, ठीक है। और कानून पारित कर करके राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार इसी प्रकार से राज्यों को बनाने की सहमति दे दी जाती है। और फलतः आप देखेंगे इस प्रकार से भारत में शुरू में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज, 6 संघ शासित क्षेत्र बन करके
हमें दिखाई देता है। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।